हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़ और आज अपन जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में चैप्टर आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन ने पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करा था। नेक्स्ट में अपन ने टोटोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया था। आज जो है अपन ज्योमेट्रिकल को ही, जो ईजेड सिस्टम होता है और जो सिस ट्रांस सिस्टम होता है, उसको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद अपन कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उससे पढ़ने से पहले आपको सिमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा, तो मेक श्योर करना कि पहले के सारे लेक्चर्स आपने देखे। ठीक है, चलो। तो जो आज अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले अपन सिस ट्रांस पढ़ेंगे, फिर ईजेड सिस्टम, कैलकुलेशन देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, एंड देन सिमेट्री जो होती है कंपाउंड्स में वो कैसी होती है उसको देखेंगे, और साथ ही में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो जो अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझा था उसकी कंडीशंस को एक बार और देख ले, क्योंकि आज अपन सिस ट्रांस पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, उसके लिए अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी। अगर ये करना, किसी भी अगर कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब प्रेजेंट होगा, उसकी 3 कंडीशंस होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट डिफरेंट एटम और ग्रुप हो, मगर कब? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे। ठीक है, तो जो इसकी सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी वो भी यही हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपकी सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग हो सकती है, एन डबल बॉन्ड एन के अलोंग हो सकती है, या फिर अगर कोई रिंग प्रेजेंट है तो भी वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ही काउंट होगा। जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि टर्मिनल ग्रुप, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जो स्पाइरो कंपाउंड्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें या क्यूमुलिन सिस्टम पढ़ते हैं या बाइफिनाइल, सारे सिस्टम में क्या करोगे आप? फिर इस कंडीशन को भूल जाओगे, उनमें वो क्या लगा दोगे? सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगा दोगे। इसलिए ये कंडीशन याद रहनी चाहिए कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, शुड बी इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने चाहिए, ये एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए टर्मिनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब अपन ने स्पाइरो के लिए भी पढ़ा था तो अपन ने डिस्कस करा था कि अगर एक रिंग की बात करें, अगर अपन स्पाइरो में एक रिंग की बात करें तो एक रिंग के अंदर कभी भी जीआई नहीं होता, पर वही जब 2 रिंग की बात करेंगे तो वहां पर, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप ना अलग अलग प्लेन में होते हैं, एक क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, रिंग इस तरीके से है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, अब दूसरी तीसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है यहाँ पर, कि जो यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आ गई, जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल के, पी क्यू आर एस, तो जो ये सेम तरफ वाले ग्रुप है, सेम साइड वाले ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। पी क्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, आर एस के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ चीज पढ़ी थी अपन ने। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन ने डिस्कस पूरा कर लिया था। तो आज जो अपन बात करेंगे वो सिस ट्रांस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर सिस ट्रांस सिस्टम की बात करें तो सिस ट्रांस क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो CH3 है अगर वो सेम साइड है, ठीक है, और एक और आपने डबल बॉन्ड लिया और उसमें जो CH3 है वो ऑपोजिट साइड है, तो किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैम ये तो सेम कंपाउंड है? सेम नहीं है, ये जो इनके आइसोमर्स बन चुके हैं, क्योंकि एक तरफ क्या है, दोनों तरफ CH3 और एक तरफ ऑपोजिट साइड CH3, तो इन्हीं का अपन ने नेम दे दिया, और वो नेम क्या है? इसको बोलते हैं सिस और इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कहीं पर, अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से लिखे तो इस तरीके से भी आपको ये मिल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज है सिस ट्रांस वाली ही। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, दोनों सेम साइड है और यहां पर दोनों ऑपोजिट साइड है, तो इसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स में। सबसे पहले आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर, मतलब यहां पर अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। ठीक है, और अगर अपन बात करें हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है, और ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अगर आप सिस में देखोगे, ठीक है, अगर आप किसी भी सिस आइसोमर की बात कर रहे हो तो जब आप डायपोल मूवमेंट बनाते हो तो डायपोल मूवमेंट जब अपन देखते हैं तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपने यही क्या करा, ड्रॉ करा, CH3 की जगह आपने ले लिया Cl,
ठीक है, आपने दोनों साइड ले लिया Cl Cl, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लिया और इधर क्या ले लिया Cl और Cl, इधर भी H है, इधर भी H है और इधर भी दोनों साइड H है। अब अगर मुझे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताते हैं? डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो इसका इधर जाएगा डायपोल मोमेंट और इसका इधर जाएगा। अब जब भी दो डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो लेते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ आ जाएगा। और जब वही सेम चीज आप बात इस केस में करते हो तो इस केस में क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट है आपका वो क्या होता है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड जाता है, इधर और इधर। अगर कोई चीज इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, और अगर सेम साइड जा रही है तो एक बीच में उसका नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, और कैंसल आउट हो जाएगी तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका जो म्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0, 0 तो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू होगी अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो। वो यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है ये चीज लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन से सिस्टम का ज्यादा हो जाएगा, ट्रांस सिस्टम का, क्योंकि अपन ने देखा था, सॉरी सिस सिस्टम का। किसका ज्यादा हो जाएगा, सिस सिस्टम का, क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया था कि अगर दोनों ग्रुप यहाँ पर जो Cl Cl है वो सेम साइड लग रहे हैं तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट कुछ आएगा। और अगर ट्रांस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो Cl Cl थे वो क्या जा रहे थे, ऑपोजिट साइड जा रहे थे, जिसकी वजह से जो इसका म्यू है वो क्या हो गया था, 0 हो गया था, और इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो फिर किसका यहाँ पर डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, सिस का। और अगर सिस का ज्यादा हो गया तो यहाँ पर अपन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या बोल देंगे, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट पे, और ये बात अपन कल भी डिस्कस कर चुके और जीओसी में भी अपन ने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो जो सोल्यूबिलिटी होती है, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइसोमर्स इज मोर देन सिस आइसोमर्स इज मोर देन। तो जब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो वो किसकी ज्यादा होगी, सिस। यहाँ पर क्या है बच्चों, सिस आइसोमर्स की ज्यादा होगी। तो अगर सोल्यूबिलिटी, विस्कोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो वो सिस आइसोमर्स की ज्यादा होगी ट्रांस। ठीक है, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डायपोल मोमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। डायपोल मोमेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। डायपोल मोमेंट में अपन ने क्या डिस्कस करा था कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा था, सिस फॉर्म का। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। ठीक है, म्यू जो होता है आपका डायपोल मोमेंट वो अपन ने देखा था सिस का ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है ना बच्चों, वो ट्रांस की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर दो CH3 ग्रुप है ना, तो ये दोनों क्या है, सेम साइड है। अगर मैं दोनों साइड कोई बल्कि ग्रुप लगा रही हूं तो दोनों में क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। और स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये भी यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और अगर अपन ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है और उसमें अगर दोनों साइड ये ग्रुप है तो क्या होगा, दोनों साइड ये ग्रुप होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। और अगर एक साइड में ऐसे कर दूं और एक साइड ऐसे कर दूं तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो नो स्टीरिक हिंड्रेंस, और स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हैंस स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कोई भी पीछे पूछे आपसे कि दोनों में से स्टेबल सिस्टम कौन सा है, सिस एंड ट्रांस में थे, तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ट्रांस आपका ज्यादा स्टेबल सिस्टम है देन सिस। तो ये चीजें याद रखनी है। अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, डायपोल मोमेंट की, तो वो सिस का ज्यादा था। ठीक है, और सोल्यूबिलिटी भी आपकी इसी की ज्यादा थी, और ट्रांस सिस्टम में क्या हो रहा था, वो स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक और चीज अपन को डिस्कस करनी है वो है डायास्टीरियोमर्स, जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो डायास्टीरियोमर्स बनते हैं वो भी सिस ट्रांस सिस्टम से ही बनते हैं, एंड कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स एज दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अभी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मगर याद रखना सिस और ट्रांस के अंदर अपन डायास्टीरियोमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सिमिलर हैव
सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी हो सकती है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन मेलिक एसिड की बात करते हैं, मेलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड पहले की बात करिए अपन ने, डबल बॉन्ड होता है और इस तरफ COOH ग्रुप है। और जो आपका फ्यूमरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड है और जो COOH है वो कहाँ है, ऑपोजिट साइड है। ये आपका फ्यूमरिक एसिड होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों की एक बहुत अलग प्रॉपर्टी होती है। जो मेलिक एसिड होता है ना, वो तो क्योंकि इसके यहाँ पर COH और COH ग्रुप है, तो यहां से ये क्या करता है, यहां से ये यहाँ पर क्या बना देता है, एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। जबकि मेलिक एसिड क्या करता है, एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है। ये क्या करता है, फॉर्म एनहाइड्राइड। तो मतलब है तो दोनों सेम ही बात, पर दोनों की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। यही चीज यहाँ पर लिख रखी है। और ये एग्जाम्पल कैसे समझाया है, मेलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है मेलिक एसिड फ्यूमरिक एसिड का। ठीक है, अपन ने इसकी एसिडिटी भी देखी थी किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर एसिडिटी देखनी है तो GOC वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन E एंड Z सिस्टम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। E एंड Z सिस्टम क्या होते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब सिस एंड ट्रांस डेजिग्नेटेड कैन नॉट बी यूज, अगर सिस एंड ट्रांस को यूज नहीं कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के लिए, और 4 डिफरेंट ग्रुप जो है अटैच, वो क्या होंगे, टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब अगर यहाँ पर आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड में मैंने एक जगह फ्लोरीन लगा दिया, एक जगह क्लोरीन लगा दिया, एक जगह ब्रोमीन लगा दिया, एक जगह आयोडीन लगा दिया। अब अगर आपसे मैं बोलूं सिस और ट्रांस बताओ, कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। सिस और ट्रांस कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो किसके लिए था, जब दो जो ग्रुप है अगर वो सिमिलर ग्रुप है, अगर वो सेम साइड पे और 2 सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे। अगर अपन ऐसे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं जहां पर चारों ही ग्रुप डिफरेंट आ जाए या फिर 3 ग्रुप डिफरेंट आ जाए, तो फिर क्या करोगे, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो अपन सिस्टम यूज करते हैं वो होता है E एंड Z सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं ये E एंड Z नाम कहां से आया। तो इन सच केसेस E एंड Z नॉमेनक्लेचर को यूज करते हैं, और जिन साइंटिस्ट ने इनको दिया है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कितनी अच्छी चीज है उसकी वजह से आपको याद हो जाएगा। साइंटिस्ट में क्या है, कोहेन है, इनगोल्ड है, और कौन से है बच्चों आपके, प्रीलोग, काहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं की वजह से ये एक रूल देते हैं जिसको बोलते हैं CIP रूल। इसीलिए इनके नेम याद करने के लिए मैं मना कर रही थी, क्योंकि CIP रूल से आप समझ लोगे कि CIP का मतलब क्या है, कान, इनगोल्ड और प्रीलोग। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। इन दिस सिस्टम द टू एटम्स और ग्रुप्स क्या होता है, इन दिस सिस्टम द 2 एटम्स और ग्रुप अटैच टू ईच ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन आर पुट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। क्योंकि जैसे ही आप इस एटम को देखो तो यहाँ पर एक जगह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब यहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर जो चीज यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर, कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और उस प्रेफरेंस के लिए ही कि किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उसी के लिए अपन जो रूल पढ़ते हैं उस रूल को बोलते हैं CIP रूल। तो ये अपन को प्रेफरेंस ऑर्डर बताएगा कि क्या किस केस में किसको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप बात करो तो जो E होता है, E का मतलब क्या होता है, एंटीजन। ठीक होता है, इसीलिए उसका नेम E एंड Z सिस्टम पड़ा है। तो ये याद रखना, ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है अक्रॉस और ऑपोजिट। मतलब क्या होता है बच्चों, अगर जो प्रायोरिटी ग्रुप है आपके, व्हेन प्रायोरिटी ग्रुप, या फिर आप इसको ऐसे बोलो हायर प्रायोरिटी ग्रुप, जिनको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड। जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप कब होंगे, कहां होंगे बच्चों, ऑपोजिट साइड्स में होंगे, तब आप उसको क्या बोलोगे, E सिस्टम। मतलब इन्होंने किससे कैटेगराइज कर दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप एक साइड, जैसे कि अगर मैं डबल बॉन्ड की बात कर रही हूं, ठीक है, और यहां पर अपन बात कर रहे हैं A सिस्टम है, B सिस्टम है, C है और D है। ठीक है, मैंने कोई यहाँ पर CIP रूल लगाया, CIP रूल के हिसाब से मैंने बता दिया कि जो A सिस्टम है मेरा वो ज्यादा प्रायोरिटी पर है और जो D सिस्टम है वो ज्यादा प्रायोरिटी पर है। तो अगर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड होंगे तो उसको मैं E बोलूंगी, और अगर सेम साइड होंगे तो Z बोलूंगी। और सिर्फ इस E का मतलब क्या है, इस E का मतलब है एंटीजन, जो कि जर्मन वर्ड है, जिस किससे लिया गया है, जिसका जर्मन में मीनिंग है ऑपोजिट। क्या मीनिंग है, ऑपोजिट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, E से क्या होना चाहिए, ऑपोजिट,
और Z से क्या होना चाहिए, सिमिलर। अब यहाँ पर जब अपन Z सिस्टम की बात करें तो वही Z सिस्टम कब लगेगा, व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या होंगे बच्चों, सेम साइड पे होंगे, ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होंगे, तब जो अपन लगाएंगे वो क्या होगा, Z सिस्टम। और जब अगर वो ऑपोजिट साइड्स होंगे तो ई सिस्टम। और Z का मतलब क्या है, Z इस जर्मन वर्ड से लिया गया है, जुसामन जो भी नाम है इसका, और इसका मतलब क्या होता है, साथ में, टुगेदर। तो ई एंटीजन से लेते हैं जिसका मतलब होता है ऑपोजिट, और Z जो लेते हैं जुसामन से लेते हैं जिसका मतलब होता है टुगेदर। तो Z से याद रखना है सिमिलर सिमिलर, और ई से याद रखना है ऑपोजिट। ठीक है, आइए अब इस सिस्टम के अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ नॉर्मल सी बात लिख रखी है कि एक अगर हायर प्रेसिडेंस पे है और 2 अगर लोअर प्रेसिडेंस पे है तो क्या होगा, Z होगा कोरोस्पोंड टू सिस फॉर्म। मतलब अगर अपन Z सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो Z में क्या हो रहा है, सेम साइड आ रहे हैं, और सेम साइड अपन ने सिस एंड ट्रांस में किसको दिया था, सिस को दिया था। वैसे ही अगर अपन ई सिस्टम की बात करें तो ई में क्या हो रहा है, ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं, और ऑपोजिट साइड अपन ने सिस और ट्रांस में से किसको दिया था, ट्रांस को। तो बस ये इतनी सी बात लिख रखी है कि जो Z है वो सिस की तरह से होता है और जो ई होता है वो ट्रांस की तरह से होता है। तो आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है अपने CIP रूल, उसकी अपन शुरुआत कर देते हैं। तो CIP रूल में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हायर प्रायोरिटी इज असाइन टू द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। मतलब हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और एटॉमिक नंबर तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होगा। तो कितना सिंपल रूल आ गया है कि एटॉमिक नंबर से बताना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए हायर प्रायोरिटी ग्रुप किससे बताएंगे अपन, एटॉमिक नंबर से बताएंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। C है, यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़िए तो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ इसके बाद, तो उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे, इस साइड में देखेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो अगर इस साइड में देखें तो क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, और अगर ब्रोमीन और आयोडीन में से देखें तो किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है, आयोडीन का। मतलब यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप को मैंने बॉक्स में बंद करा है, और जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड पे है। यहाँ पर सेम साइड पे है, ऑपोजिट पे तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सेम साइड पे है तो मैं इस सिस्टम को क्या बोल दूंगी, कैसा सिस्टम हो जाएगा ये, अगर सेम साइड पे है तो Z सिस्टम। ऐसा सिस्टम हो जाएगा Z सिस्टम। बच्चों ये जो है ना, ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा स्पेसिफिकली, क्या होगा, IUPAC के साथ कंबाइन कर देगा। IUPAC नेम के साथ में EZ भी वहां पर लगा के बताना है। तो अगर किसी IUPAC नेम में 2 डबल बॉन्ड आ रहे तो बताना है कि वो E होगा या Z होगा, इसलिए याद करने की जरूरत पड़ती है। सिंगल बहुत ही कम केसेस में पूछेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद अगर सेकेंड रूल की बात करें, अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट रूल फेल कब होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे, तो ये फेल कब होगा, जब ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर सेम कौन से केस में होते हैं, जब आता है आइसोटॉप का केस। कौन सा केस आता है बच्चों आपका, आइसोटॉप का। तो आइसोटॉप में क्या होते हैं, डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। आइसोटॉप के केस में क्या हो जाता है, सेम एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रूल इसलिए फेल हो गया। तो सेकेंड रूल में बोला गया कि अगर आइसोटॉप आ गए, CIP रूल ने क्या है, सब एक्सप्लेन करा है, जो जो एक्सेप्शंस है उसने सब एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें उसने बोल दिया कि यार अगर सेम ऐसा हो गया कि आइसोटॉप आ गए और एटॉमिक नंबर सेम आ गया, तो आप क्या करोगे, उसके बाद चल जाओगे एटॉमिक मास पे। मतलब अब सेकेंड रूल के हिसाब से जो मुझे हायर प्रायोरिटी देनी है, अगर एटॉमिक, हाँ ये नहीं करना है कि सीक्वेंस वाइज ना चलो, एटॉमिक मास लगा दो डायरेक्ट, सीक्वेंस वाइज चलना है। फर्स्ट रूल फेल होगा, फर्स्ट रूल कहीं पर नहीं काम कर रहा है, तभी सेकंड रूल पे जाना है। ऐसा ही होता है, एक एक करके ही स्टेप लोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर देखना है, और सेकंड स्टेप में जो आपको देखना है वो है एटॉमिक मास। तो जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक मास के। और कौन सी केस में होगा, जब आइसोटोप की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर C ग्रुप लिया, यहाँ पर आपने ले लिया हाइड्रोजन, और एक इसका जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम वो ले लिया। एक तरफ आपने क्लोरीन लिया और एक तरफ क्लोरीन लिया। एक तरफ क्लोरीन में 35.5 है,
जिसका मास है और एक में क्या है 37 है। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो अपन ने बोला जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, और क्लोरीन जिसका 35.5 है और 37 वाला ज्यादा होगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सेम साइड पे प्रायोरिटी ग्रुप आ रहे हैं। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अपना रूल पढ़ते हैं कि इन द ग्रुप द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज आल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। मतलब यहाँ पर क्लोरीन से डिसाइड होगा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन देखेंगे, कार्बन और ये पूरा है तो कार्बन का देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का देखेंगे और सल्फर का देखेंगे। मगर आप बोलो मैम अगर ऐसा केस आ जाए कि जो अपना फर्स्ट ग्रुप है वो दोनों में सेम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, CH2Cl, और एक बार चलो इसको ऐसे करते हैं, पूरे ही फॉर्म में लिखते हैं ताकि किसी तरह का कोई डाउट रहे ही नहीं। पूरा ऐसे करके लिख रही हूँ मैं, आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा एग्जाम में, पर अगर आपको इजी करना है तो आप लिख सकते हैं। वैसे तो क्या होगा, इतना टाइम होगा नहीं आपके पास ये करने के लिए। यहाँ पर आपने क्या करा है, सल्फर है और सल्फर से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस जगह क्या होगा, इस जगह आपका CH2 और यहाँ पर एक फ्लोरीन है, और इधर जाओगे तो इधर CH2 और CH3 और आयोडीन है। और मैंने बोला अब प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा अभी पिछले रूल में कि सबसे पहले जो एलिमेंट अटैच होता है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से, उसका देखते हैं। तो यहाँ पर गए डायरेक्टली कार्बन आ रहा है, यहाँ गए डायरेक्टली कार्बन आ रहा है, इससे ब्रैकेट बनाने से क्या हो जाएगा, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट को रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गए तो पहले कार्बन आ रहा है, यहाँ गए पहले कार्बन आ रहा है। अब आपने बोला मैम, आपने तो बोला था फर्स्ट एलिमेंट जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है पहले उसको देखते हैं, मगर इस केस में तो दोनों ही कार्बन है। तो अब क्या करना है, जब दोनों जगह, अच्छा आपने कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपके एक तरीके से आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, दूसरे स्टेप पे जाओगे, दूसरी तरह से सोल्व करोगे। वैसे ही जब यहां से आंसर नहीं बना तो अपन क्या करेंगे, दूसरे जगह पर जाएंगे। मतलब इससे जो नेक्स्ट एटम होगा, फर्स्ट एटम ऐसे लिख सकते हो, इफ फर्स्ट एटम इज सिमिलर देन गो टू सेकंड वन। तो फिर आपको किस पे जाना है, सेकंड वाले पे जाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, सॉरी यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो आपने क्या करा, ठीक है मैम यहाँ पर तो फिर नहीं हो सकता, प्रायोरिटी डिसाइड, सेकंड एटम पे चलते हैं। जैसे ही आप सेकंड एटम पे गए तो आपने देखा यहाँ पर H और क्लोरीन है, और जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर सल्फर, सल्फर और सल्फर है। यही है इसके सेकंड एटम्स, और इसके सेकंड एटम्स ये है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा कोई एटम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों के सल्फर के, जो सल्फर से ज्यादा एटॉमिक मास रखता हो, और सल्फर से ज्यादा यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसको आप बोल दोगे ये आपका प्रायोरिटी ग्रुप है, और आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया प्रायोरिटी ग्रुप को, ठीक है। अब आप वैसा ही इस साइड भी चेक करोगे, और जैसे ही आप इस साइड गए तो आपने देखा यहाँ पर कि एक बार क्या है, कार्बन है और इधर भी कार्बन है, मतलब इससे तो डिसाइड नहीं हो सकता। तो सेकंड एटम पे गए तो सेकंड पे यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ये वाले हैं और एक फ्लोरीन, HF है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इससे कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो HHC है। अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन में से और कार्बन में से देखा जाए तो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन वाले की। इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कार्बन और फ्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जो दोनों आपकी प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड पे आ गए। दोनों प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, सेम साइड पे। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये भी आपका कैसा सिस्टम हो गया, जेड सिस्टम। इसको भी क्या बोल दोगे, जेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रूल है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एटम इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 और 3 सच एटम्स। मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने डबल बॉन्ड CH लिख दिया, ठीक है। तो जब भी डबल बॉन्ड होगा ना, तो आपको उसको डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं कर उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। और जिसे इस कार्बन से दो क्या है, डबल बॉन्ड है CH के, तो इससे आप 2 कार्बन अटैच कर दोगे। मतलब जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, कोई डुप्लीकेट एटम को अटैच कर दोगे। डबल बॉन्ड को आपको यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस करना है
विथ डुप्लीकेट एटम, और वो डुप्लीकेट कौन सा होगा, जिससे वो डबल बॉन्ड अटैच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर साइनाइड की केस की, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस केस की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक कार्बन क्या है, 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पर एक नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अटैच है, तो एक को तो सिग्मा को तो कंसिडर करेंगे, और जो पाई होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है उसको रिप्लेस कर दोगे डुप्लीकेट एटम के साथ, तो सिग्मा को तो सिग्मा रखा, और पाई क्या थे, 2 पाई थे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगा दी। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन के केस में करें तो वो क्या है, एक सिग्मा से तो कार्बन से अटैच है, और 2 पाई की जगह इसमें कार्बन कार्बन लगा दिया। तो ये इस तरीके से कुछ डुप्लीकेट एटम को अटैच करते हैं, फिर इसकी प्रायोरिटी को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आप देखोगे और मान लो मैंने एक जगह ये लगा रखा और एक जगह ये लगा रखा है, तो प्रायोरिटी क्या होगी, यहाँ पर तो कार्बन 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 है, और अगर इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो आप देख लेंगे नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको प्रायोरिटी दे दोगे, ठीक है। आगे अपन चलते हैं बच्चों, यहाँ पर वही सिस्टम है, प्रायोरिटी वैरायटी सब डिसाइड करने के बाद क्या करना है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और अगर वो सेम साइड पे है तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम, और अगर वो ऑपोजिट साइड पे है तो ई सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वही जेड सिस्टम हो जाएगा अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है, और अगर यहाँ पर किस पे होंगे, ये किस पे है, ऑपोजिट साइड पे है, तो ई सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करना है, इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक CH3 दिख रहा है, आप बोलोगे मैम दूसरा तो है ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, इतना सबको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा अगर CH3 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो इन हाइड्रोजन के केस में, और यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, और अगर यहाँ देखोगे तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ई, ठीक है। वैसे ही सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और इधर एक हाइड्रोजन होगा। ये आपको नॉर्मल सी बात है, इतनी बात सबको पता है कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन ही पूरा कर रहा होगा। हाइड्रोजन को अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं दे रखा। एक तरफ आपका CH3 ग्रुप है और एक तरफ पूरा आपका ये ग्रुप है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो दोनों में से प्रायोरिटी पता है, हाइड्रोजन के केस में तो इन दोनों को ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड पे है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। यहाँ पर कैसा सिस्टम था, ई सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और अगर यहाँ पर देखो तो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ कैसा है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इथाइल को ही प्रायोरिटी मिलेगी। नॉर्मल सी बात है, 2 कार्बन आ गए, और इधर देखोगे तो इधर मिथाइल को मिलेगी। अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी ग्रुप से वो क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ई सिस्टम। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर मिथाइल आ गया तो इधर ऑब्वियसली बात है एक हाइड्रोजन होगा, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इथाइल ग्रुप को, ये प्रायोरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम साइड में है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। सेम साइड पे जेड रखना है और ऑपोजिट साइड में कैसा सिस्टम रखना है, ई रखना है। तो यही आपके आंसर आ जाएंगे। ए का क्या हो जाएगा, ई, बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का है अपने पास जेड, सी का अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का ई, और अगर डी का देखेंगे तो डी का क्या हो जाएगा बच्चों, जेड। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें अगर यहाँ पर अपन को, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल से, अब ये अच्छा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी बतानी है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये डबल बॉन्ड के अलोंग अपन को देखना है, और इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखना है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखना है, और इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखना है। सबसे पहली चीज मत भूल जाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये नहीं कि उसकी कंडीशन भूल के सब जगह EZ लगा रहे हो, पहले इस कंडीशंस को ही देखना है, पहले ये कंडीशंस ही फुलफिल होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन है और क्या है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मिथाइल और हाइड्रोजन है, मतलब चारों जगह अपना जो प्रायोरिटी है वो सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ये है। अब आगे बात करते हैं ई और जेड की। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है
तो मिथाइल प्रायोरिटी पे हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो नॉर्मल सी बात है ये वाला ग्रुप जो पूरा ये ग्रुप है ये एक तरफ क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी पे आ जाएगा। तो दोनों ग्रुप कैसे साइड दिख रहे हैं आपको, ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर मैं इनको नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो सेकंड है वो क्या आ गया, अपना ई आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम की। तो जब जैसे आप फर्स्ट सिस्टम को देखोगे तो फर्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और इधर भी हाइड्रोजन होगा, इतनी सी बात खुद को अज्यूम करनी है। तो CH3 आपका प्रायोरिटी पे हो जाएगा और ये आपका प्रायोरिटी पे हो जाएगा, मतलब ये कौन सी साइड होगी, ऑपोजिट साइड होगा यहाँ पर दोनों प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ई सिस्टम ही हो जाएगा। तो फर्स्ट को भी आप बोल सकते हो कैसा सिस्टम है, ई। ठीक है, फर्स्ट भी कैसा है, ई है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड की। तो थर्ड केस में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है इस ग्रुप को और यहाँ पर इस ग्रुप को। और दोनों कैसी साइड दिख रहे हैं आपको, सेम साइड, दोनों इस साइड है, देखो ये सेम साइड है, तो सेम साइड होगा तो इसको क्या बोल देंगे, कैसा सिस्टम हो जाता है सेम साइड के केस में, जेड सिस्टम। और यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर भी सेम साइड है, ये वाला ग्रुप सेम साइड है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा। तो दो सिस्टम जो है आपके फर्स्ट एंड सेकंड वो ई है, और अगर थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो वो कैसे हैं, जेड है। ठीक है, तो यहां से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, क्या हो जाएगी, ई ई जेड जेड। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देखो यहाँ पर इधर और इधर मिथाइल दिख रहा है, तो मिथाइल और हाइड्रोजन में से तो आपने मिथाइल को प्रायोरिटी दे दी। अब यहाँ पर भी मिथाइल और हाइड्रोजन मत समझ लेना, ये पूरा ग्रुप भी तो कंसिडर करोगे तो ये प्रायोरिटी पे चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड में है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, ई सिस्टम। अब ऐसा करती हूँ, इसी को सेम को यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इधर यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपका सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड वाले डबल बॉन्ड की बात करती हूँ। अगर सेकंड डबल बॉन्ड को मैं कंसिडर करूं, ये वाले डबल बॉन्ड को, इसकी तो अपनी बात हो चुकी है, ये फर्स्ट वाला था। अब अगर मैं सेकंड वाले को कंसिडर करूं तो यहाँ पर मिथाइल है और मिथाइल के पास ये पूरा ग्रुप है एक और तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी ये बन जाएगा, और यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन में से मिथाइल बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं यहाँ पर भी मिथाइल को प्रायोरिटी बना दो, ये ध्यान रखना ये किससे अटैच है, पूरे एक बहुत बड़े ग्रुप से अटैच है, तो प्रायोरिटी पे यही होगा। यहाँ पर भी प्रायोरिटी कैसे दिख रही है, ऑपोजिट साइड दिख रही है, तो ये सिस्टम भी कैसा हो जाएगा, ई सिस्टम। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करेंगे ना, वो जो मैं बता रही थी वही करेंगे। वो क्या करेंगे, मिथाइल मिथाइल कब से सॉल्व कर रहे थे, दोनों तरफ मिथाइल लिखा, प्रायोरिटी पे लगा दिया और जेड सिस्टम कर दिया, जबकि फर्स्ट क्या है आपका, ई सिस्टम। तो याद रखना है कि प्रायोरिटी में आप एक तरफ अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हाइड्रोजन लगाना है, अगर दे रखा है तो उस पूरे ग्रुप को कंसिडर करना है। अब चलते हैं इस यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड में क्या है, CH3 और हाइड्रोजन है, मतलब ये Gi की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, ये वाला भी Gi की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, मगर यहाँ पर दोनों तरफ H आ गए, दिख रहे हैं ना, दोनों तरफ क्या आ गए, H आ गए। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा रखा तो इसका मतलब H है, और दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप आने से क्या होगा, ये Gi को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो Gi और यहाँ पर भी नो Gi। मतलब अगर अपन को जो यहाँ पर सिस ट्रांस यहाँ पर अपन को जो EZ सिस्टम बताना है वो कौन से तीन ग्रुप के लिए बताना है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ही बताना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ मिथाइल है, तो प्रायोरिटी अपनी मिथाइल हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है पूरी तरफ, ये पूरा ग्रुप है एक तरफ, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ये पूरा ग्रुप हो जाएगी। और दोनों ग्रुप क्या दिख रहे हैं आपको, ऑपोजिट साइड, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, ई सिस्टम। वैसे ही अगर अपन बात करें इस वाले डबल बॉन्ड की, ठीक है, अगर इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और मिथाइल में से तो मिथाइल प्रायोरिटी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, जो आपका पूरा ग्रुप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक तरफ होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो प्रायोरिटी कैसी दिख रही है, सेम साइड पे दिख रही है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, सेम साइड पे जेड सिस्टम। अब बात करते हैं अपने जो बीच वाला, मिडिल वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में कार्बन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में कार्बन है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में कार्बन है। मतलब मैम डायरेक्टली अटैच वाले से तो अपन यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, जब डायरेक्टली अटैच से आंसर नहीं हो रहा है तो सेकंड पर चलेंगे। सेकंड मान लो जो आपका जो कार्बन है वहां पर, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है
इसको मैं यहाँ पर ग्रीन से लिखती हूँ। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, दो हाइड्रोजन होगी, एक हाइड्रोजन होगी जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। ग्रीन वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अटैच है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच है, आयोडीन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच है, क्लोरीन। मतलब प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, ये दोनों बड़े वाले ग्रुप को। इनको अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने इनको क्लोज कर दिया, ये दोनों प्रायोरिटी ग्रुप है। जब अपन बीच वाले डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो जो मैंने पर्पल से करा है ना, वो आपके प्रायोरिटी ग्रुप से। अब अगर इस वाले मिडिल वाले डबल बॉन्ड की बात कर रही हूं तो दोनों सेम साइड है, तो सेम साइड है तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। तो अगर इसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं यहाँ पर तो क्या होगा, फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड का ई, इसका जेड, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड, इसका जेड और इसका ई। तो ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आया है। अलग अलग पेन से मैंने करा है तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इस केस की। इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड किसके अलोंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के, ठीक है। अगर यहाँ पर ई और जेड बताना है तो ई और जेड कैसे बताओगे, यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, और दोनों जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बाहर की तरफ होंगे। तो सेम साइड पे अगर आपके दोनों कार्बन है तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। सेम साइड पे है दोनों के कार्बन तो जेड सिस्टम हो जाएगा। वैसे ही अगर इसकी बात करें यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर अगर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। यहाँ पर देखें तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल सी बात है, वहां तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन को ही मिल जाएगी। तो जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप से वो ऑपोजिट साइड में दिख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड है आपका, इसके अलोंग एक इधर है और एक इधर है, ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ई सिस्टम। ठीक है, याद रखना है, सेम साइड के लिए जेड सिस्टम, ऑपोजिट साइड्स के लिए ई सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करो तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग आपको देखना है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर तो कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल सी बात है, प्रायोरिटी किनको मिलेगी, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को, और ये दोनों सेम तरफ है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, जेड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी कहाँ है, सेम साइड पे, सेम साइड। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका है किस तरीके से अपन यहाँ पर जो ई और जेड सिस्टम है उसको यहाँ पर करते हैं। ई रखते हैं ऑपोजिट के लिए, जेड रखते हैं सेम साइड के लिए। सबसे पहले आपको चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, उसी के बाद आप ई और जेड को वहां पर कंसिडर करोगे। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जहां पर अपन करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज देखनी है जो कि है एन। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स दैट शो जीआई। ऐसे नंबर, ऐसे साइड्स जो क्या करते हैं, जीआई शो करते हैं, उनका कितना नंबर है, 1 है 2 है, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं। अब इसमें भी दो केस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दूं तो मान लो एक तो ये केस है CH3, ठीक है, और एक केस में मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर CH2 CH3 और यहां पर भी दे दिया CH3। अब एक केस कैसा बन गया, जब कंडीशन सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है, मतलब सेम ग्रुप है मतलब सिमेट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो क्या है, इथाइल ग्रुप है जो कि हैवी होता है, और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, मतलब सिमेट्री नहीं है, एक जैसे ग्रुप नहीं है। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे है, सेम ग्रुप, सॉरी सेम साइड नहीं, सेम ग्रुप अगर टर्मिनल पे है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे सिमेट्रिकल। क्या बोल देंगे उसको, सिमेट्रिकल। और उसी का उल्टा जब क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है टर्मिनल पे, तो उसको क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल। कैसा केस हो जाएगा वो, अनसिमेट्रिकल केस, जब क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन, डिफरेंट ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन।
ठीक है। इस केस में यहां पर अब अपन बात करेंगे जो अपना सिमेट्रिकल केस है तब क्या यूज करना है और जो अपना इनसिमेट्रिकल केस है तब क्या यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब यहां पर लिख रखा है व्हेन द एंड्स ऑफ पॉलीन्स आर डिफरेंट, जब एंड डिफरेंट है, टर्मिनल डिफरेंट है, तो कौन सा केस हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल केस। तो अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा बच्चों, जो आपका अनसिमेट्रिकल केस है वहां पर तो बहुत इजी बात है, वहां पर क्या करोगे आप एक फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n और इसी से आपके सारे आंसर आ जाएंगे। बोलोगे मैम ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दो। तो आइए एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या लगा दिया, एक तरफ CH3 लगा दिया और एक तरफ कुछ भी CH2 CH3 या कोई भी आपके डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जीआई का शो देखोगे कि जीआई कौन कौन सी साइड शो कर रही है, तो वो 2 हो जाएगी आपकी। यहां पर भी CH3 और H होगा तो डिफरेंट ग्रुप है, यहां पर CH2 CH3 और H है मतलब दोनों ही जीआई शो कर रही है। तो n यहां से 2 आ गया। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो क्या करना है, 2 की पावर 2 करना है और वहां से आपका 4 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर यहां पर मैं पूछूं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड तो आप क्या बोलोगे, 4 आ गया। ठीक है, अब केस देखते हैं जो दूसरा वाला केस है, जब पॉलीइन जो है वो सेम है और कैसा केस है, सिमेट्रिकल केस है। अनसिमेट्रिकल में तो अपन को यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ अपन ने क्या करा था, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया था। पर जब अपन सिमेट्रिकल केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिमेट्रिकल केस में आप यहाँ पर देखोगे 2 की पावर, यहाँ पर क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। एक बार तो अब जो अपना सेकंड केस आता है जब जो दोनों ग्रुप है वो सेम होते हैं, जो कि कैसा केस हो जाएगा, सिमेट्रिकल केस। कैसा केस हो जाएगा ये, सिमेट्रिकल केस। सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो n क्या हो, इवन नंबर हो, और या फिर n क्या हो, ओड नंबर हो। और इन दोनों के लिए ही यहाँ पर दोनों अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। वो क्या होते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। एक बार होगा 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ठीक है, एक बार तो ये होगा। इधर अगर फॉर्मूला देखें तो इधर होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो अगर आपके जो n है, नंबर ऑफ साइड से जो जीआई शो करती है वो इवन नंबर है, तो ये फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n+1 और 2 की पावर n/2 -1। और जब वो ओड हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये फॉर्मूले लगाओगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका बहुत ही एक इजी तरीका बताने वाली हूँ, आइए देखते हैं क्या इसका इजी तरीका है। ठीक है, जैसे अगर सबसे पहले अपन इस कंपाउंड की बात करें तो मैं इसके अलोंग जीआई देखूं तो नहीं होगा, 2 सिमिलर ग्रुप आ गए तो यहाँ पर तो जीआई पॉसिबल नहीं है, नो जीआई। इधर देखूंगी यहाँ पर CH और CH3 है, यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं तो ये जीआई शो कर देगा और यहाँ पर भी ये जीआई शो कर देगा। ठीक है, और अगर इस केस की बात करूं कि ये कैसा केस है, सबसे पहले तो यही देखना है। जीआई देखने के बाद क्या देखना है, सबसे पहले देखोगे जीआई, सेकंड देखोगे सिमेट्रिकल है या कैसा केस है, अनसिमेट्रिकल केस। ठीक है, तो जीआई अपन ने देख लिया, जीआई सिर्फ इन दोनों में है। और अगर इन दोनों की भी बात करें तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल केस है, एक तरफ CH3 है एक तरफ CH3 है, मतलब कैसा केस है ये, सिमेट्रिकल केस की बात हो रही है। और सिमेट्रिकल केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर 2 की पावर जो अपना था। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप नंबर ऑफ साइड्स को लिखोगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ साइड्स को लिखेंगे तो वो कितना आ गया, n इक्वल्स टू आ गया आपका 2। 2 ही नंबर ऑफ साइड्स दिख रही है, इसको मत काउंट कर लेना। 2 मतलब n कैसा आ गया, इवन आ गया। ये कैसा केस है, सिमेट्रिकल केस है और जीआई हो रहा है। अब सिमेट्रिकल में अपन को क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था। अब जो मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, फॉर्मूले से तो आंसर आ ही जाएगा। एक बहुत ईजी और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग तरीका जो है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हो सकता है, या तो इसका सिस्टम ई हो सकता है, ई जेड से फाइंड करना बता रही हूँ, या फिर इसका क्या हो सकता है, जेड हो सकता है। इसका भी क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है या जेड हो सकता है। तो इसके पॉसिबल केस लिख दो। जैसे अगर मैं 2 नंबर है तो 2 ही केस में बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मान लो फर्स्ट बॉन्ड को मैं यहाँ पर ई लिख रही हूँ, जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो सेकंड डबल बॉन्ड है, तो जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है उसको मैंने ई ले लिया और दूसरे को भी ई ले लिया, तो एक तो सिमिलर केस हो गया। एक बार मैं दोनों को जेड ले लूंगी और दूसरे केस में एक बार ई और जेड हो गया।
अब ऐसे मत बोलना मैम एक बार Z ले लो ऊपर वाले को और नीचे वाले को E ले लो। जब सिमेट्रिकल है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, ZE करो, EZ करो, दोनों कंडीशन सेम ही आ जाएगी। मान लो आपने ऊपर वाले को E ले लिया, इसको Z ले लिया, नेक्स्ट केस में इसको Z ले लिया, E ले लिया, सिमेट्रिकल केस है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिमिलर ही हो जाएगी। तो ये वाली चीज बस एक ही बार करनी है, 2 बार मत कर देना दोनों डबल बॉन्ड्स के लिए। तो कितने पॉसिबल केसेस आ गए, 1, 2 और 3। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो भी 3 हो जाएंगे। देखो कितना सिंपल तरीका है, यहां से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। EZ असाइन करना है और EZ के पॉसिबल केसेस बनाने हैं, यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो यही सेम आंसर आएगा, और ऐसे कैलकुलेट कर लिया। आइए दूसरे के लिए करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। दूसरा कंपाउंड जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे पहले वही GI की कंडीशन देखेंगे, GI कहाँ हो रहा है, तो इस केस में दोनों डिफरेंट केस से GI हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अगर यहां देखेंगे यहां भी GI हो जाएगा, और अगर इधर देखोगे तो यहां भी GI हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सारे केसेस में GI पॉसिबल हो सकता है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, अब यहां देखोगे तो यहां क्या है, 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं। सिमेट्रिकल तो दिख रहा है, सब पे CH3 लग रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, GI शो कर रहा है और सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन पे चारों ग्रुप है वो क्या है, सेम ही तो है, तो सिमेट्रिकल केस हो गया। अब इन चारों का EZ असाइन करेंगे, या तो इसको E रखेंगे या Z रखेंगे, इसको भी E या Z रखेंगे, इसको भी E या Z रखेंगे, और इसको भी E या Z रखेंगे। तो एक बार तो अपन क्या करते हैं, जो अपने सारे डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, तो चारों को E रख देते हैं, और एक बार ऐसा करते हैं चारों को Z रख देते हैं। तो ये तो आपके 2 केसेस हो गए। अब आप एक केस में क्या करोगे, एक बार E रख दिया और सारे Z रख दिए, और एक बार Z रख दिया और सारे E रख दिए, ठीक है। एक को E रख दिया बाकी सारे Z हो गए, एक को Z रख दिया बाकी सारे E हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 को E रख दिया, 2 को Z रख दिया, यही 5 केसेस इसके पॉसिबल हैं। 2 को E रख दिया, 2 को Z रख दिया। अगर आप ऐसा सोचो कि मैम मैं इसके बाद ऊपर वाले को Z और 2 नीचे वाले को E कर दूं, तो सिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिकल ही हो जाएंगे, इसीलिए इसको अपन एक ही बारी कंसिडर करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ केसेस कितने पॉसिबल हुए, 5। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देखो कितना इजी तरीका है, मान लो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ वैल्यूज आ सकती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहां पर आपको GI ऐसे नहीं देखना है कि रिंग दिख गई तो देखा कि मैम डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, GI नहीं है। मैंने बताया था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग के अलोंग भी हो सकती है, मतलब यहां पर भी GI है, ठीक है, रिंग के अलोंग है। अब रिंग के अलोंग क्या होती है, 2 चीजें याद रखनी है। जब भी अपन किसी रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे जो आपके ग्रुप होते हैं ना, उनको आप ऐसे लिखते हो, जैसे ये मिथाइल नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो जो ग्रुप नीचे की तरफ है, मान लो ये दोनों ग्रुप नीचे की तरफ है, तो इनको क्या बोल दूंगी, जो डाउन है मिथाइल। और यहां पर अगर मान लो मैंने एक और कंडीशन ली और दोनों मिथाइल को अप कर दिया, तो मैं क्या बोल दूंगी, अप कंडीशन है। और अगर मैं एक मिथाइल को अप एक मिथाइल को डाउन कर दूं, तो एक अप एक डाउन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ऐसे ही केसेस आपके बन सकते हैं, 2 अप 2 डाउन भी बन सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इतने सारे इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, या तो सारे अप हो जाएंगे, ठीक है, एक में सारे डाउन हो जाएंगे, ऑल अप ऑल डाउन। एक में क्या होगा, एक अप हो जाएगा और बाकी के 3 डाउन हो जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डाउन के रिस्पेक्ट में ही बात कर ले, एक आपके डाउन हो जाएंगे और 3 अप हो जाएंगे, और एक बार क्या होगा, 2 डाउन 2 अप हो जाएंगे। तो यही 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं जो अपन उस वाले एल्कीन के लिए भी कर रहे थे, एक अप 3 डाउन, ठीक है, और वैसे ही 2 डाउन और 2 अप। तो यही इसके 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो यहां से अगर मैं GI लिखूं तो कितना आ जाएगा, GI यहाँ पर 4 पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं, तो 4 पॉसिबल यहाँ पर कितने केसेस GI के हो सकते हैं, 4। अगर यहां पर बात करूंगी वही रिंग के अलोंग होगा, ये जो रिंग है इसके अलोंग रिस्ट्रिक्शंस है, एक तरफ CH3 एक तरफ H है, यहाँ पर भी CH3 और इस तरफ भी H है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 2 ही मिथाइल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 2 ही केस पॉसिबल है, E होगा या Z होगा, ठीक है। तो यही इसके केस हो सकते, ठीक है।
अब इस वाले की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये रिंग देखते ही बच्चे सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। तो जब भी रिंग दिखे ना, उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना। इसको ऐसे समझना है, 3 डबल बॉन्ड है, एक तरफ CH3H है, एक तरफ CH3 और एक तरफ H है। इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो एक बार CH3 दोनों जब अप है, और एक और केस क्या होगा जब एक CH3 अप है एक CH3 डाउन है, मतलब वही सिस एंड ट्रांस वाली कंडीशंस हो सकती है। तो अगर इसके भी पॉसिबल केसेस देखे GI के तो 2 ही हो सकते हैं, जब दोनों अप हो या दोनों डाउन हो तो सिमिलर हो जाएगा, या फिर क्या हो GI के 2 हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या हो एक अप हो एक डाउन। तो अब डिस्कस करते हैं अपन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जब भी अपन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत करनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ें, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले ये चीज जरूरी है कि अपन इस चीज को पढ़ें, और वो क्या है तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो सिमेट्री यहाँ पर अपन को 4 सिमेट्री पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर एक जनरल आइडिया दूं तो जैसे यहाँ पर आपने क्या करा है, एक आलू कुछ लिया है, आलू या कुछ भी सर्कल लिया है, ठीक है। मान लो मैंने उसे क्या करा, यहां से कट किया, और कट करने के बाद क्या होगा, ये पार्ट्स बनेंगे, एक तो ये बनेगा एक ये बनेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसी को अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। कोई ऐसा प्लेन जो क्या करे, किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे कोई भी यहाँ पर सर्कल वाली कोई सी भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो, उसको बीच में से कट करते हो तो 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे आप क्या करते हो, लेमन को कट करते हो, सेम ही होता है। तो ये होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से कट करते हो ताकि दोनों इक्वल पार्ट्स आ जाए, ठीक है। फिर सेकंड आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे आप अगर इस डायरेक्शन में जाओ तब भी आपको एक चीज मिले, तो इस डायरेक्शन में जाने पे भी वही चीज मिलनी चाहिए। ये कैसा है, इसको जब अपन मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोई, ठीक है, अब यहां पर से मैं अगर यहां जा रही हूं तो भी मुझे फ्लैट सरफेस ही मिल रहा है, और अगर यहां से यहां जा रही हूं तो भी फ्लैट सरफेस ही मिल रहा है, तो मैं बोल दूंगी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पर जब मैं स्पैन की बात कर रही हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पॉइंट से, जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर से, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, सेंटर से, अगर मैं सेंटर से इस तरफ जाऊंगी तो मुझे फ्लैट सरफेस मिल रहा है, मगर इस तरफ जाऊंगी तो मुझे पॉइंटेड सरफेस दिख रहा है, तो फिर वो क्या है, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होता है कि एक पॉइंट से जाने पर भी सेम चीज मिल रही है तो उसके ऑपोजिट जाने पे भी सेम चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिससे अपन क्या करते हैं, उस इमेजिनरी लाइन से अगर किसी कंपाउंड को रोटेट करें तो वो क्या होता है, एक एंगल पे आना चाहिए। जैसे 360/n से करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री का एंगल है, वो सब एक एक एंगल लेते हैं, फिर वहां से वैल्यूज निकालते हैं और 360/n में रख देते हैं। जैसे n क्या है, कोई एंगल है 180 डिग्री का, तो उसकी रिस्पेक्ट में लगा देंगे, और 360/n क्या कर देंगे, 180 कर देंगे, और वहां से वैल्यू निकाल देंगे कि C2 होगा, C3 होगा, C4 होगा। तो उसके बेसिस में अपन पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक आपका होता है जो लास्ट पढ़ेंगे, क्या है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें होता है कि जब अपन एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं ना उसको, ये ही सेम एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, तो उसी एक्सिस से रोटेट करने पे आपको मिरर इमेजेस मिल जाए तो फिर उसको बोल देंगे ऑल्टरनेटेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आइए इन एलिमेंट्स को अपन एक एक करके पढ़े। सबसे पहला जो अपने पास है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या लाइन लिख रखी है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में जब किसी मॉलिक्यूल को वो बाइसेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं ईच ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। तब उसको क्या बोलते हैं कि वो दूसरे का अदर हाफ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सर्कल का एग्जांपल दिया, अगर मैं इसे यहां से किसी नाइफ से कट कर रही हूं तो इसके 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये चीज देखनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री में। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं इसे यहां से कट करूंगी तो एक तरफ क्या आएगा, कार्बन विद CH3 और H, और इधर
इधर भी क्या आएगा, एक कार्बन विद CH3 and H, मतलब दोनों क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं बोल दूंगी इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी अगर मॉलिक्यूल की बात करूं, इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो। अच्छा, जो आलू होता है ना, इसको दो तरीके से कट कर सकते हो, या तो आलू जो है आपको उसको मिडिल से कट कर दो, या फिर उसकी स्लाइस कट करते हैं, जिससे अपन चिप्स बनाते हैं, स्लाइस कट करते हैं ना ऐसे ऊपर ऊपर से, जैसे ये आलू है तो ऐसे ऊपर से स्लाइस कट करते हैं, तो ये है आपका ऐसा ही स्लाइस कट वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये भी आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब एक कंपाउंड क्या है आपका अलग है और तीन एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। इसको जब क्वेश्चंस में देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब अपन इस कंपाउंड में देखें, उससे पहले अपन एक बार बेंजीन रिंग में देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, इसमें अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रही हूं, तो इसके क्या हो सकते हैं, कितने हाफ हो सकते हैं, या तो मैं यहाँ से POS निकालूं तो ये दोनों हाफ हो जाएंगे। फिर आप बोल रहे हो मैम इसी पॉइंट से क्यों बता रहे हो, इसको मैं रोटेट कर दूंगी तो वो भी सेम हो जाएगा, तो इस पॉइंट से भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 1 2 3, फिर वैसे ही यहां से भी 4 5 6, और इसके अलावा इनको ये जो आपके 6 प्लेन है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, ऐसे तो 6 प्लेन हो जाएंगे जब आप हर एक सेंटर से इसको निकालोगे, ठीक है। एक और चीज क्या हो सकती है कि आप इसका स्लाइस कट कर दो। फॉर एग्जांपल ये आपके बेंजीन की रिंग है, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये बेंजीन की रिंग है, मैंने इसे बीच में से स्लाइस कर दिया, जैसे आप किसका करते हो, आलू में जब चिप्स बनाने होते हो तो स्लाइस कट करते हो, तो स्लाइस कट करने का भी एक हो सकता है। तो 6 तो आपके ऐसे प्लेन हो गए और प्लस एक आपका स्लाइस कट हो गया, तो कितने आ गए टोटल, 7 POS इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, 7 POS एक स्लाइस कट है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर है POS। अगर देखें तो यहां पर इस वाले कंपाउंड में जब बात करेंगे POS की, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन इधर है, तो इसका एक स्लाइस कट ऐसे हो सकता है कि यहां से आप कर दूं। अब आप ऐसे बोलोगे कि मैम यहां से करने पे इस क्लोरीन का क्या होगा, तो आप ऐसे करो, इस क्लोरीन को एक स्क्वायर में क्या करो, इमेजिन करो कि ये कोई स्क्वायर है, तो जैसे ही मैं ये वाले एक्सिस से इसको कट करूंगी तो जो स्क्वायर है वो आधा आधा कट हो जाएगा, ये क्लोरीन आधा, ये क्लोरीन आधा, और इधर जाओगे वही रिंग है, इधर एक आपका क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, तो ये इस तरीके से कुछ कट होगा जब आप इसको यहां से कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं, सॉरी 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो यहां से भी हो सकता है, इस वाले से भी पॉसिबल है, तो 3 तो ये वाले POS है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, और एक कौन सा हो जाएगा आपका स्लाइस कट, वो तो पॉसिबल है ही सही हर केसेस में, 3 क्लोरीन भी लग रहे हैं अगर किसी बेंजीन रिंग में, तो उसको स्लाइस कट करोगे तो आपके 2 इक्वल हाफ हो ही जाएंगे, तो एक क्या है आपका स्लाइस कट, और ये टोटल क्या हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। एक और चीज से समझते हैं, एक और कंपाउंड से, जैसे ये वाला कंपाउंड है। अब इसमें ट्रिकी पार्ट है, इसमें आप क्या सोचोगे, अगर आप सोचोगे मैम मैं यहां से कोई प्लेन ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ऐसे कोई प्लेन ड्रॉ नहीं होता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही हो सकता है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से ड्रॉ कर रही हूं तो वो इस पॉइंट से जाना चाहिए, अगर यहां से ड्रॉ कर रही हूं तो इस पॉइंट से जाना चाहिए, मगर आप इस तरीके से हर किसी पॉइंट से नहीं निकाल सकते। तो अगर इस वाले केस की बात करोगे तो इसमें एक ही POS होगा, और वो भी कौन सा होगा, स्लाइस कट वाला। कौन सा कट होगा, ये स्लाइस कट वाला एक ही POS यहाँ पर पॉसिबल होगा, बाकी आप किसी भी तरीके से इसको हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे। यहां से कट करोगे तो इक्वल हाफ आ ही नहीं रहा, इस तरफ वाले बेंजीन रिंग पे क्लोरीन है, इस तरफ वाले बेंजीन रिंग पे क्लोरीन, तो किसी भी तरह से इसका केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं CH2Cl2 की, तो 2 तरह के आपके CH2Cl2 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बार तो क्या है आपका क्लोरीन जो है वो सेम साइड है, इसको आप C2H2Cl2 लिखो, ठीक है। और एक बार क्या है आपका जो क्लोरीन है वो क्या है, ऑपोजिट साइड है। अब यहां पर स्लाइस कट करना है या कौन सा कट करना है, POS के अंदर बात करते हैं। तो यहां पर जब आप देखोगे इस वाले के अंदर, तो इस वाले में तो एक बार यहां से POS हो जाएगा, तो यहां से एक क्लोरीन हाइड्रोजन, एक क्लोरीन हाइड्रोजन, एक तो ये वाला हो जाएगा नॉर्मल, और एक क्या केस हो जाएगा आपका स्लाइस कट, तो सब जगह पॉसिबल है ही सही, तो एक आपका स्लाइस कट हो जाएगा। तो इसके कितने केस पॉसिबल हो गए, 2, तो इसके 2 POS हो जाएंगे। वैसे ही अगर यहां पर बात करें इस वाले केस में, तो यहां पर आप POS कैसे ड्रॉ करोगे, अगर इस लाइन से भी ड्रॉ करोगे तो एक हाइड्रोजन उधर जा रहा है, एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक POS ही आएगा जो कि स्लाइस कट से पॉसिबल है। तो इसका तो सिर्फ
स्लाइस कट से ही पॉसिबल है। इसका आप या तो इसको मिडिल से यहां से कट करोगे तो हाफ हो जाएंगे, और एक स्लाइस कट तो पॉसिबल है इसे, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन 3 मेंबर्ड रिंग में। 3 मेंबर्ड रिंग की जब आप बात करोगे तो एक तो ये वाला स्लाइस कट हो जाएगा, स्लाइस कट क्या, एक तो ये वाला कट हो जाएगा जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें CLBR है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें CLBR है। तो एक तो आपका नॉर्मल जो मैंने एक्सिस ड्रॉ करा है इसके अलोंग हो जाएगा। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि यहां से तो पॉसिबल केस है ही नहीं, कोई और सा पॉसिबल केस बन ही नहीं सकता। यहां से करोगे तो ये CLBR आ जाएगा, यहां से कट करोगे तो CLBR आ जाएगा। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही इसका ये वाला POS पॉसिबल था, और एक स्लाइस कट हो सकता है, तो 2 POS इसके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं, तो जब इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो जब इसमें आप POS देखोगे तो वो एक आपका यही वाला PS निकलेगा, POS निकलेगा। तो यहां पर कितना पॉसिबल है, एक POS, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दिस लाइन एनकाउंटर्स आइडेंटिकल ग्रुप एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब यहां से अगर इस पॉइंट की बात कर रही हूं, यहां से ऊपर जाने पे भी CH3 आ रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन में जब नीचे आ रही हूं तो भी CH3 आना चाहिए। वैसे ही यहां पर ऊपर जाने पे H आ रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन में अगर नीचे जाऊं तब भी Cl आना चाहिए। ऐसा ही यहां पर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर भी CH3 है, CH3 है, तो इसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से जब ऊपर जाओ तब भी सेम ग्रुप हो, तो नीचे जाओ तब भी सेम ग्रुप हो, इधर जाओ अगर कोई डिफरेंट ग्रुप है तो इधर जाने पे भी कोई डिफरेंट ग्रुप आना चाहिए। और ये कहां से ड्रॉ होगा, ये जो पॉइंट है वो सेंटर से, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो किसी कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और बात कर लूं, CH2, जैसे मान लो आपका यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, यहां से आपका क्या लग रहा है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड में बात करूं, यहाँ ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से यहां जाने पे क्लोरीन आ रहा है, नीचे जाने पे भी क्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, नीचे जाने पे भी फ्लोरीन आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, COS प्रेजेंट है। अब बात करती हूँ इस वाले कंपाउंड की। अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको कैसे ड्रॉ करोगे, अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ऐसा है कि जो दोनों ग्रुप है वो सेम साइड पे है, दोनों क्या है, सेम साइड पे, दोनों डैश पे है, वेज, दोनों किस पे है, वेज पे है, डैश होता है इधर, ठीक है। तो वेज पे है मतलब ये दोनों सेम साइड है, मतलब इसका मतलब है मिथाइल और मिथाइल ऊपर है और H नीचे है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में भी बताया था, ठीक है। एक बार सही से लिख देती हूं मैं, किस तरीके से आप ऐसे केस को रिप्रेजेंट करोगे। ये बेंजीन रिंग है और यहां पर मिथाइल है ऊपर, यहां पर H है, और यहां पर भी मिथाइल ऊपर है और H नीचे है। इस तरीके से ये कुछ आपका कंपाउंड बनेगा जब आप इसको इस तरीके से एक प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो इस सेंटर से जाने पे इस तरफ मिथाइल आ रहा है, इसको अलग पेन से ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर से जाने पे यहां पर मिथाइल आ रहा है और यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब नॉर्मल सी बात है, COS क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये क्या बनेगा, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ मिथाइल, और जो आपका यहाँ पर डैश पे H होगा और यहाँ पर वेज पे H होगा, तो इसका यहाँ पर नीचे H आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से एक पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो ऊपर जाने पे भी मिथाइल, नीचे जाने पे भी मिथाइल, इधर जाने पे भी हाइड्रोजन, इधर जाने पे भी हाइड्रोजन, तो मैं क्या बोल दूंगी, COS यहाँ पर प्रेजेंट है। इन सब के अंदर POS निकालना आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड में बात करूं तो यहाँ एक सेंटर पे पॉइंट है, सेंटर पे पॉइंट से ऊपर जाने पे क्लोरीन है, नीचे जाने पे क्लोरीन है, सही है। इधर जाने पे ब्रोमीन हरा है और इधर जाने पे ब्रोमीन है, मतलब मैं बोल दूंगी यहाँ पर COS प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये ना इस तरीके से है, इसको ऐसे देखो, इस तरीके से है ये, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, तो क्या होगा, सेंटर पे जाने से क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, तो इस तरीके से इसकी COS निकल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है और दोनों जो ग्रुप है वो सेम साइड में दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे POS पूछूं तो कैसे हो जाएगी, POS आप यहाँ सेंटर से निकाल दोगे, दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और यहाँ पर दोनों इक्वल ग्रुप सेम साइड पे है। अब अगर बात करें, तो POS की बात हो गई, POS है इसमें। अगर COS की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और COS क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर जो ग्रुप है वो सेम साइड में है। बेंजीन रिंग में अपन ने बोला था कि जब ये सेम साइड पे थे
तब क्या हो रहा था, COS एब्सेंट था। मगर वही 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, COS प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग की बात करूं जिसमें ये ऑपोजिट साइड पे है, वहां पर मेरा COS एब्सेंट हो जाएगा। तो ये याद रखना, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग में थोड़ा सा उल्टा केस है 6 मेंबर्ड रिंग से, दोनों जगह सेम मत करिए ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आप 6 मेंबर्ड रिंग में आपको तीनों जो ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है, सो ये 6 के 6 ग्रुप सेम साइड पे है। अब यहाँ पर अगर आप निकालोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले तो अगर इसकी POS की बात करें तो कितने प्लेन्स यहाँ से ड्रॉ हो सकते हैं, अगर POS की बात करें और यहाँ पर COS की बात करें, तो एक तो ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है, एक ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, एक सेंटर से हो गया, तो ऐसे करके आपके पूरे 6 प्लेन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी में अपन बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो इस वाले मॉलिक्यूल में जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो सारे क्या है, अप होंगे, तो इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्री जो कि है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AOS। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, जो मैंने बताया था, ऐसी इमेजिनरी लाइन जहां पर अपन किसी प्लेन से रोटेट करते हैं तो 360/n से डिवाइड होने पे सेम अपीयरेंस होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूंगी 360 की, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, 360/360 क्या हो जाएगा, C1, ठीक है। यहां से मैं C निकालती हूँ, C, तो यहां पर क्या आता है, CN, 360/n से आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या ले रही हूँ, 360 की ले रही हूँ तो C1 आ जाएगा, 180 लूंगी तो C2 आ जाएगा, 120 लूंगी तो C3 आ जाएगा, 90 लूंगी तो C4 आ जाएगा, 72 लूंगी तो C5 आ जाएगा, और 60 डिग्री से अगर मैं कोई प्लेन निकाल रही हूं तो C6 आ जाएगा। तो ये चीज इसकी याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं इसकी क्या होता है, यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब आप किसी इमेजिनरी लाइन जहां से उसको रोटेट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है यहां से, ठीक है, यहां पर कोई कंपाउंड है, इसको जब मैं रोटेट करूंगी 360/n मतलब 180 डिग्री, 360 किसी भी एंगल से रोटेट करूं, तो यहां पर क्या आना चाहिए, सेम अपीयरेंस आना चाहिए, तो मैं बोल दूंगी वहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अपन इस कंपाउंड की बात करें, यहां पर मैंने क्या करा, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इसको यहां पर सिंगल वर्ड एज्यूम कर लो, यहां पर मैं इसको रोटेट कर रही हूं, और रोटेट करने पे क्या होगा, सेम कंपाउंड आना चाहिए, तो इसी को आप बोलते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक पॉइंट होता है, कंपाउंड में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, यहां से एक प्लेन जो है, यहां से एक प्लेन डाला और वहां से इसको पूरा उल्टा कर दिया। उल्टा करने पे क्या हो जाएंगे, ये वाले ऊपर आ जाएंगे और ये वाला प्लेन नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों क्या सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन है, तो मैं क्या बोल दूंगी, ये सेम है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 एक्सिस आ जाएगा, क्योंकि मैंने किससे करा है, 180 डिग्री से एक प्लेन को यहाँ पर डाला है। किसी और एक्सिस से डालूंगी तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो नहीं पॉसिबल है। सिर्फ एक ही ये पॉसिबल केस है, जैसे ही यहां से आप इसको 180 पे रोटेट करोगे, तो इमेजिन करो ये है और यहां से ऊपर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये वाले ग्रुप ऊपर आ जाएंगे और ये डैश में है ग्रुप, तो डैश वाले ग्रुप क्या आ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे, तो ये इसका एक ही एक्सिस निकलेगा, C2 एक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जो ग्रुप है वो ऑपोजिट में जा रहा है। अगर मैं यहां से भी ड्रॉ करूं तब भी केस सिमिलर नहीं आएगा, यहां से तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी और भी एंगल से पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें जो आपका AOS है वो पॉसिबल नहीं है, और इसमें COS भी पॉसिबल नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, क्योंकि यहां से जाने पर एक ऊपर आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, मगर यहां पर जाओगे तो एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की, तो ये तो सेम ही कंपाउंड हो गया जैसे वो आया था, तो यहां पर भी क्या होगा, एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, आपको 3 ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं, तो इसमें भी यहां पर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर एक H जो है वो आपका ऊपर है ऐसे वेज में है, और एक H डैश में है, और ये आपका यहाँ पर CH3 और H है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 एक्सिस निकल के आएंगे, जब आप इसको इमेजिन करोगे तो एक C2 आएगा और एक C4 एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर सॉरी C2 एंड C3, C2 और यहाँ पर एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन अक्रॉस व्हिच अ कंपाउंड इज रोटेटेड, वही उसी एक्सिस से
अब आते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन अक्रॉस विच कंपाउंड इज रोटेटेड बाय 360 बाय n। सेम ही है, 360 बाय n से रोटेट करना है, बट यहाँ पर क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अ मिरर। बीच में एक मिरर प्लेस करेंगे और देखेंगे जो इनिशियल और फाइनल जो आपके है वो मिरर इमेजेस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वही Sn की वैल्यू होगी। अगर 180 है तो वो उसको S2 बोल दोगे, ठीक है, 120 है तो S3 बोल दोगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे आपने क्या करा, यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, इसमें यहाँ पर Br है, इसमें यहाँ पर Cl है, Br है और Cl है। ठीक है, आपने क्या करा, वही इसको क्या करा, यहाँ पर एक S2 एंगल से रोटेट कराया, ऑपोजिट यहाँ पर इसने क्या करा, रोटेट कराया। जैसे ही आप इन्हें इसको रोटेट कराओगे ऐसे, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, C डबल बॉन्ड, C इधर आ गया, ब्रोमीन इधर, ब्रोमीन इधर, Cl इधर और Cl इधर। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या करा आपने, एक मिरर प्लेस कर दिया। अब आपको ये बात पता है ना, अगर मैं मिरर में ऐसे दिख रही हूं तो ऐसे, अगर मैं रियलिटी में दिख रही हूँ तो मिरर में इसका ऑपोजिट दिखूंगी, ये वाला एंगल उधर चल जाएगा। ये सबको नॉर्मल सी चीज पता है कि मिरर में जो दिखता है थोड़ा सा इफेक्ट उल्टा होता है, जो पास वाली चीज है वो थोड़ी अलग दिखती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ब्रोमीन इधर आ रहा है तो मिरर इमेजेस में इधर आ रहा है, और ये वाला ब्रोमीन इधर आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। ये ऐसे जा रहा है, मिरर इमेजेस में क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि है आपकी ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब इसकी बात करते हो तो ये क्या है, वही इमेजिनरी लाइन से आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है 360 बाय n से, और यहाँ पर क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अ मिरर, मतलब दोनों कंपाउंड के बीच में एक मिरर रखोगे और देखोगे इनिशियल और फाइनल जो है वो मिरर इमेजेस है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने कंपाउंड लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। अब आपने क्या करा, यहाँ पर वही जैसे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा रहे थे, यहां से इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट करो तो क्या होगा, जैसे ही 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा। अब आपने क्या करा, दोनों के बीच में क्या करा, एक मिरर इमेज रखी, एक मिरर रखा और मिरर से देखा कि ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। जब मैं इसको मिरर के सामने देख रही हूं तो क्या यही बनेगा, तो बिल्कुल सही है, मिरर पे जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। और मिरर इमेजेस है तो मैं क्या बोल दूंगी, ये कैसा एक्सिस है, यहाँ पर S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। S2AAOS क्या बोल दोगे इसको, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। ठीक है, इसको बस ऐसे ही करना है कि उसकी मिरर इमेजेस से चेक करना है। ठीक है, तो यहीं पर जो अपना बच्चों लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, और इसी के साथ बच्चों इसकी जो प्लेलिस्ट अगर पहले के लेक्चर्स देखने तो वो आपको हमारी नीट प्रारंभ सीरीज में मिल जाएगी। वहां पर GOC मिल जाएगा, नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा, और साथ ही में जो आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे हैं वो तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच।